Chalo. Today we are starting with the topic Insolvency and Bankruptcy Code. टू 2016 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, यानी 2016 से पहले क्या ऐसे कुछ प्रोविजंस नहीं थे? दे वर इन एग्जिस्टेंस, बट नॉर्मली कैसे होता है, धीरे धीरे टाइम बीइंग में 8 साल में 10 साल में गवर्नमेंट को लगता है कि एक्ट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि वे इंडियंस आर वेरी एक्सपर्ट। हम कैसे लूपहोल निकाल लेते हैं कोई एक्ट के अंदर, उसका फायदा कैसे निकालना है, सबसे बेस्ट आता है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द लॉ, अपने यहाँ पे लॉ का प्रोविजन इतना स्ट्रांग नहीं है ना, पनिशमेंट आर नॉट सो स्ट्रांग, तो लोग मजाक बना के रख देते हैं लॉ का। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, यू आर सीइंग द वर्ड कोड। नॉर्मली हम कभी भी देखते हैं तो ऐसा वर्ड एक्ट यूज होता है, बट यहाँ पे वी आर यूजिंग द वर्ड कोड। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस? क्यों ऐसा है कि हम इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट नहीं बोल रहे, वी आर यूजिंग द वर्ड कोड? उसके पीछे रीजन क्या है? जब एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एक्ट बन जाते हैं, क्लियर? सो बहुत सारे एक्ट हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग्स एंड सब के अंदर कुछ अलग अलग प्रोविजन है, तो इन सब एक्ट का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, सबके प्रोविजंस को हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं, तो उससे जो बनता है उसको हम कोड बोलते हैं, क्लियर? सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्ट। जो भी इतने सारे वेरियस अलग अलग लॉज थे इंडिया में पर्टेनिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, तो उन सब की जगह पे एक कॉमन कोड इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया एंड ये सब के प्रोविजन साथ में कंबाइन करता है। तो अभी सबसे पहले हमको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंट एक्ट थे जो एग्जिस्टेंस में थे पहले से, एंड उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी जिसके कारण एक कोड आया। ये सब चीज अपन अभी फोकस करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है। हाउ डज फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स? तो नॉर्मली हम देखते हैं जैसे कि कोई एक पर्सन है ए, राइट? ये क्या करेगा, इसके पास में समझो इसका कुछ सेविंग होगा 10,000 रुपए 20,000 रुपए, ये जाके किसी बैंक के पास में डिपॉजिट करता है। नाउ बैंक इसको इन रिटर्न क्या करेगा? बैंक विल गिव हिम एन इंटरेस्ट ऑफ वेरिंग फ्रॉम 5 to 8% डिपेंडिंग ऑन सेविंग अकाउंट है, एफडी है, क्या है, बैंक उसको इतना रिटर्न देता है। तो ऐसा ए के जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बैंक के पास में जाके अपने अमाउंट को डिपॉजिट रखते हैं, राइट? नाउ अब बैंक इनको 5 to 8% दे रहा है, तो क्या बैंक अपनी जेब से ये पैसा देगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो कैसे फंक्शन करता है बैंक? तो बैंक का डेफिनेशन ही अगर तुमने देखा हो, इट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, यानी बैंक क्या करेगा, इसको लोन दे देगा। से अज्यूमिंग इतने सारे लोगों ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा हुआ है, किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 10 लाख है, तो इतना सारा अमाउंट, एंड आई से बैंक के पास में से फॉर एग्जांपल 1,000 करोड़ डिपॉजिटेड है, राइट? 1,000 करोड़ डिपॉजिटेड है, तो एज पर आरबीआई नॉर्म्स बैंक को अपने पास में कुछ सीआरआर एंड कुछ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो रखना है, एंड जो बैलेंस अमाउंट है, से फॉर एग्जांपल 700 करोड़ बैलेंस बचा, अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो ये क्या करेगा, बैंक किसी को लोन दे देगा। नाउ ये लोन कौन लेता है? जनरली आई विल से कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स, कोई भी पर्सन लेता है, एंड इनका मेन रीजन होता है लोन लेने का फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने के लिए ये लोग लोन लेते हैं। सो बैंक ने वेरियस डिपॉजिटर्स का पैसा किसी कॉर्पोरेट के पास में रखा एंड मतलब कॉर्पोरेट को लोन के वे में दिया कि ये बिजनेस करेगा एंड बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। तो बैंक जब लोन दे रहा है, बैंक में भी डिफरेंट रेट चार्ज करता है, 10 to 14%, डिपेंडिंग ऑन आपका पैसा कितना सिक्योर है। जैसे अगर सेफर हैंड्स में होगा तो बैंक में भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा,
बट जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है तो बैंक थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। सो बैंक 10 to 14% पे समझो आगे कॉर्पोरेट्स को लोन देगा। नाउ ये जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो बैंक क्या करेगा, इन लोगों को रिटर्न करेगा, एंड बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक का पूरा फंक्शनिंग, बैंक का कमीशन, बैंक के मैनेजर सैलरी जो भी है उन सब चीज में बैंक उसको यूटिलाइज करेगा, खुद का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूड करके। सो ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इस पे वर्क करता है। बट एग्जैक्टली देखिए तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हो रहा है, एक का पैसा दूसरे के पास में जा रहा है, एंड बैंक इज अ मीडिएटर फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। नाउ अब सो फार एज ए कॉर्पोरेट बैंक को टाइम पे, आई यूज द वर्ड टाइमली, अगर इसने इंटरेस्ट का एंड लोन के इंस्टॉलमेंट का अगर पेमेंट किया, अगर वो टाइमली इंटरेस्ट एंड लोन के रिपेमेंट जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है अगर वो उसको टाइमली रीपे करता है, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी विल से कि ये बैंक के लिए एक परफॉर्मिंग असेट है। विल यूज द वर्ड, ये एक परफॉर्मिंग असेट है। परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या होता है, विच इज गिविंग रिटर्न्स टू बैंक। वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंस्टॉलमेंट दे रहा है टाइमली, तो ये बैंक के लिए ये एक परफॉर्मिंग असेट है। समझ में आ रहा है पॉइंट। नाउ वही अगर ये डिफॉल्ट करने लग जाता है इंटरेस्ट या लोन में, तो बैंक की बुक में ये एक एनपीए बन जाता है। एंड एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्लियर। एनपीए सिंपली मींस नॉन परफॉर्मिंग असेट, वो असेट जो बैंक को रिटर्न नहीं दे रहा है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट। कैसे क्लासिफिकेशन होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट का, ये हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम खाली बेस समझ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस एक्ट इज अबाउट। क्लियर। सो जब तक परफॉर्मिंग असेट है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिपॉजिटर भी जब भी अपना पैसा मांगेगा तो देखो बैंक के पास में कुछ रिजर्व्स पड़े हैं, राइट। ये सारे के सारे एक ही दिन पे तो पैसा मांगने नहीं आएंगे वापस से। सो बैंक का एक जनरल प्रिजम्पशन क्या होता है कि डिपॉजिटर सारा पैसा एक साथ में मांगने नहीं आएगा, कभी ए आ रहा है, कभी बी आ रहा है, कभी सी आ रहा है। तो मीनवाइल बैंक के पास कुछ नए डिपॉजिट्स आने लग जाएंगे, कोई नए लोग भी आके बैंक के पास में डिपॉजिट रखेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है। देन अगर नए लोग नहीं आ रहे तो हम ऐसा बोलेंगे कुछ न कुछ पुराने जिनको हमने लोन दिए थे वो लोग कुछ रिपेमेंट करेंगे। सो कहीं ना कहीं से आई यूज द वर्ड जुगाड़ करके बैंक पेमेंट कर देगा। किसको, कोई जो भी डिपॉजिटर बैंक से पैसा मांग रहा है बैंक उसको वापस से रिटर्न कर देगा। बट अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, इस पूरे प्रोसेस में पैसा किसका है, अल से आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, राइट। नाउ आम आदमी ने अपना पैसा किसके पास में रखा, बैंक के पास में रखा। सो बैंक क्या है, बैंक के पास में भी खुद का पैसा नहीं है, कुछ अमाउंट बैंक का खुद का प्रॉफिटेबिलिटी का पड़ा होगा, रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटर्स का जो आया हुआ है वो बैंक के पास है, एंड बैंक वो पैसा किसी कॉर्पोरेट को दे रहा है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। सो हम बेसिकली ऐसा बोल रहे हैं कि बैंक ने अपना पैसा जो बैंक के पास में पड़ा था वो किसी कॉर्पोरेट को दिया। सो क्या बैंक फैसिलिटेट कर रहा है कॉर्पोरेट्स को फॉर डूइंग बिजनेस, डेफिनेटली यस। बट अभी सपोजिंग ये कॉर्पोरेट अगर डिफॉल्ट करता है, ये कॉर्पोरेट अगर लोन नहीं पे करेगा, तो इन दैट सिनेरियो बैंक को वो लोन रिकवरी के अंदर प्रॉब्लम आएगा, बैंक को लोन रिकवरी में प्रॉब्लम आएगा। तो अब रिकवरी के लिए क्या करें, रिकवरी के लिए क्या करें, तो अपने इंडिया में है, हम सीधे तो ऐसे कुछ एक्शन नहीं ले सकते, वी हैव टू गो बाय जुडिशियल रूट। अगर हम जुडिशियल रूट के थ्रू जाएं, यानी हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे, एंड हमको पता है कोर्ट में जाते ही तारीख पे तारीख केस इतना लंबा होएगा कि एक पर्सन की डेथ के बाद मे भी उसके सन उसके ग्रैंडसन के टाइम पे जाके डिसीजन आता है। दैट इज द एग्जैक्ट स्टेटस जो इंडिया में सिविल कोर्ट का फंक्शन करता है। तो ये कोर्ट के अंदर इतना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे बैंक का खुद का पैसा उसको रिकवर करने के लिए इतना मतलब टाइम लग रहा है। तो अब इस पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम क्या अराइज होती है। नाउ सपोजिंग ये जो 1000 करोड़ का लोन बैंक ने दिया था, ठीक है, 1000 करोड़ का लोन बैंक ने दिया था, 1 मिनट, और उस पर्सन ने इस लोन का रीपेमेंट नहीं किया। अगर इस पर्सन ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो इन दैट सिनेरियो अब देखो कोई और कॉर्पोरेट, बैंक के पास में 1000 करोड़ ही थे जिसमें से 700 करोड़ उन्होंने दे दिया, 300 करोड़ बैंक ने रिजर्व के लिए रखा हुआ था। अब सपोजिंग कोई और कॉर्पोरेट बैंक के पास में जाता है या कोई और पर्सन बैंक के पास में लोन मांगने जाएगा, तो बैंक के पास में फंड्स नहीं है। रीजन, क्योंकि पुराने वाले पर्सन ने डिफॉल्ट करा हुआ है और बैंक को तो इतने लोगों को पैसा रीपे करना बाकी है।
तो इन दैट केस किसी न्यू पर्सन को फंडिंग अवेलेबल नहीं होगा। एंड सपोजिंग ये पर्सन डिफॉल्ट कर देता है, पे कर ही नहीं पाता है, तो इन दैट सिनेरियो बैंक आगे इन डिपॉजिटर्स को कैसे पेमेंट करेगा? तो बैंक के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अराइज होने लग गया कि अपने इंडिया में सिस्टम ऐसा चल रहा है कि इतनी सारी बैंक ऑपरेटिव है एंड इंटरनली सारे के सारे बैंक हम ऐसे बोले खोखले पड़े हैं। रीजन, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग असेट इंक्रीज होते जा रहे हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एट प्रेजेंट जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया 2016 के अंदर, बैंक के पास में ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ के एनपीएज है। 16 लाख करोड़ के एनपीए कितना बड़ा अमाउंट है, यानी जिनसे हम लोग लोन रिकवर नहीं कर पा रहे, ये एनपीए 16 लाख करोड़ से इंक्रीज हो गए। ये अगर हम पहले 2002 के अंदर देखते तो इन दैट केस द एनपीए वर अबाउट 1 लाख करोड़। क्लियर? ऑलमोस्ट 16 टाइम्स ग्रो हुए। यही अगर हम पहले देखते तो एनपीए वर समवेयर अराउंड 60,000 करोड़ या वैसे कुछ थे, अराउंड 1992 के करीब इतने एनपीए थे, राइट? तो एनपीए इज बेसिकली अ डेड एसेट, मतलब बैंक ने पैसा दिया एंड वो पर्सन रिपेमेंट नहीं कर रहा। सो हमारे सामने सबसे बड़े बड़े लाइव एग्जांपल है, विजय माल्या है, 9,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड करके भागा। नीरव मोदी है, 11,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड करके भागा। ये तो दो बड़े नाम हैं जो लोगों के सामने आए। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं एंड देन रीपेमेंट नहीं करते। तो रीपेमेंट नहीं करने से खाली वो पर्सन अफेक्ट नहीं हो रहा है। सी व्हाट इज बीइंग अफेक्टेड इज, सबसे पहले बैंक अफेक्ट हो रहा है। रीजन, कोई और पर्सन, जेन्युइन पर्सन, तुम्हारे जैसा मेरे जैसा प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन जाके अगर लोन मांग रहा है, बैंक उनको लोन नहीं दे पा रहा है। जिनका पेइंग इंटेंशन भी एक ऐसे लेके भागने वाले लोग नहीं है, तो उनका पेइंग इंटेंशन है बट बैंक के पास में फंड्स ही नहीं है, तो बैंक उनको लोन कहां से देगा? एंड जिस हिसाब से मैं ऐसा बोलूं कि गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर आके इतना बोलता है हम स्टार्टअप इंडिया प्लान करेंगे, मेक इन इंडिया लेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे, बट लाएंगे कहां से? बैंक के पास पे करने के लिए अमाउंट कहाँ है ही नहीं। एंड अल्टीमेटली वो जो डिपॉजिटर्स है, तो हमने रिसेंट में देखा पीएमसी बैंक का फ्रॉड हुआ। आज की डेट पे भी डिपॉजिटर्स रोड पे लड़े जा रहे हैं। उनका खुद का पैसा, हार्ड अर्न मनी, जो किसी पर्सन ने 40 साल जॉब करके अर्न किया, बैंक में रखा हुआ है एंड बैंक उसको रिपेमेंट नहीं कर रहा है। तो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम बहुत जनरेट होता है। एंड टू मेक योर, मतलब एक प्रॉपर नॉलेज के लिए, अगर तुम लोगों ने सुना हो तो इन द ईयर 2008 यूएस में कुछ ऐसा सब प्राइम जैसा सिचुएशन आया था। एंड सब प्राइम जैसा सिचुएशन मतलब क्या था? 5 बिग बैंक्स इन अमेरिका, 5 बिग बैंक्स, नेशनलाइज्ड कॉर्पोरेट बैंक्स मतलब वैसे, एंड दोज बैंक वर इंसॉल्वेंट। बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे पीएमसी बैंक हुआ ना, तो वैसे ये बैंक जो है, ये बैंक इंसॉल्वेंट हो गए। बैंक का इंसॉल्वेंट होना मतलब बैंक के अंदर जितने भी कस्टमर्स है उनको उनका अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। टू सर्टेन अमाउंट क्रेडिट गारंटी देता है, जैसे अपने इंडिया में आरबीआई क्रेडिट गारंटी देता है 1 लाख रुपीज तक का। इसका मतलब क्या? अगर किसी के भी खाते में 1 लाख रुपीज से कम का अमाउंट है, उसको उसका पूरा पैसा मिलेगा। मतलब तुम्हारा 20,000 है, तुमको 20,000 पूरा मिल जाएगा। किसी का 80,000 है, पूरा मिल जाएगा। बट आरबीआई खाली 1 लाख रुपीज तक का गारंटी देता है। यानी किसी का अगर 1 करोड़ पड़ा है और बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, आरबीआई मैक्सिमम 1 लाख रुपीज का रिपेमेंट करेगा। किसी का 10 करोड़ है, आरबीआई मैक्सिमम 1 लाख का पेमेंट करेगा। 1 लाख तक आरबीआई ने गारंटी दिया है। उसके बाद अब नॉर्मली बैंक जैसे इंसॉल्वेंसी और पे जाएगा तो जितना एसेट बेच के रियलाइजेशन आएगा वहां पे उनको रिपेमेंट मिलेगा। तो इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, राइट? सो बैंक इंसॉल्वेंट होना मतलब एक तरीके से बैंक के जितने भी कस्टमर्स है उन सब का पैसा डूब जाना। एंड मोर ओवर बैंकिंग नॉर्म्स, आगे किसी को लोन देने से पहले बैंक 10 बार सोचेगा। सो नॉर्मल पर्सन जो जेन्युइन बिजनेस करना चाहता है उसको भी लोन नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, राइट? तो ये प्रॉब्लम खाली इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगह से प्रॉब्लम होते हैं। सो अपने इंडिया में समझो हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद अपनी इकोनॉमी को संभालने लगे, कंपनीज एक्ट 1956 बना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से बिजनेस करने लगे। तो जब ये ऐसा बैंक के अंदर ऐसा प्रॉब्लम होने लगा तो वेरी फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1985 सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट आया।
जिसको हम सिक्का बोलते थे। नाउ अब गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इनिशिएटिव लिया था कि भाई कंपनी बिजनेस कर रहा है, पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस कर रहा है, बट अगर वो कंपनी मतलब रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है अपने डेट्स को, तो इन दैट केस उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पे कोई एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना चाहिए, जो हमने फॉर्म किया था BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जाके कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल ले लेगा और ये जाके कंपनी के फंड्स को संभालेगा, बिजनेस को संभालेगा, कंट्रोल ले लेगा, राइट। बट एक कंपनी जब सिक कंपनी हो जाएगा देन जाके BIFR का राइट्स होता है। तो इसका मतलब क्या, जब आपका नेटवर्थ नेगेटिव हो गया, नेटवर्थ नेगेटिव हो गया, हम ऐसा बोलेंगे 50% ऑफ द नेटवर्थ आपका इरोड हो गया, इन अदर वर्ड बैलेंस शीट में आपके नेटवर्थ के 50% से ज्यादा लॉस पड़ा है, तो इन दैट सिनेरियो BIFR आके कंट्रोल ले सकता है। नाउ गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था ताकि सेफ कर पाए, सेफ गार्ड कर पाए, बट अब धीरे धीरे सिक्का एक्ट आया। हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या रियलाइज कर रहे हैं कि वे आप एक ऐसी कंपनी को जाके एक्वायर कर रहे हो जो ऑलरेडी मर चुका है, मतलब अलसे एकदम लास्ट स्टेज पे है, आधे से ज्यादा उसका कैपिटल इरोड हो चुका है, नेटवर्थ उसका पूरा नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो वैसी कंपनी का रिवाइवल हो पाना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब एकदम ये तो एक तरीके से ऐसी बात होगी ना कि कोई एकदम मरता हुआ आदमी उसको जिंदा करके लेके आना, विच इज मतलब चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी लेस। तो एज गुड एज अपने इंडिया में सच काइंड ऑफ सिक कंपनी से जो रिकवरी था that was 2 to 3% only. I will say even less than that. उससे ज्यादा अमाउंट भी रिकवर नहीं होता था। 1% भी रिकवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। उसका मतलब क्या है, अगर हमने किसी को 1000 करोड़ का लोन दिया है तो 1% वहां से हमारा 10-12 करोड़ भी अगर रिकवर हो जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात में आता था। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? तो सिक्का वॉज अ कंप्लीट फेलियर। रीजन क्या था इसके पीछे? अब देखो, अभी बैंक ने लोन तो दिया है, अभी कोई कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, एंड उस कंपनी से अगर बैंक को वो अपना पैसा रिकवर करना है, टू रिकवर दैट पर्टिकुलर अमाउंट बैंक को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में जाके केस फाइल करना पड़ेगा। नाउ अब कोर्ट में पूरी हियरिंग्स चलेगी एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैं ऐसा बोलूं मतलब 5-6 ईयर्स और लग जाएंगे, 5-6 ईयर्स और लग जाएंगे मिनिमम, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो जो पर्सन ऑलरेडी मरने वाली स्टेज पे था उसके हम एक्सपेक्टेशन 5-6 साल बाद उससे और कितना रिकवर कर लेंगे, तो मतलब कुछ रिकवर ही नहीं हो पा रहा था। तो ये सिक्का एक्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जिस टाइम पे बनाया बहुत अच्छे इंटेंशन से सोच के था, बट इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखते देखते इनको पता लगा 7-8 साल में कि इट्स अ कंप्लीट फेलियर। हम एक ऐसे पर्सन को तो बचा ही नहीं पाते। देखो, इससे पहले तो कोई लॉ ही नहीं था इन डेड कंपनीज को बचाने के लिए, तो हमने लॉ बनाया कि चलो मरते हुए आदमी को हम बचाएंगे, बट द पॉइंट इज मरते हुए आदमी को कैसे बचाओगे? रिकवरी इज वेरी नेग्लिजिबल टाइप में है। तो ये जो कोर्ट का टाइम प्रोसेस था, तो अभी सबको ऐसा लगने लगा कि भाई ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, सो हमको बैंक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस कोर्ट के प्रोसेस को हटाना पड़ेगा। तो इन द ईयर 1992, I'll say in the 1993 एग्जैक्टली, एक नया एक्ट बना, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट। क्लियर? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट। सो जैसे हम देखते हैं ना, कोर्ट्स होते हैं तो कोर्ट के जैसे जैसे फंक्शन करते हैं ट्रिब्यूनल्स, तो ये बैंकिंग कंपनी के जो लोन्स और है इनका रीपेमेंट रिकवर करने के लिए बैंक को अलग से ट्रिब्यूनल्स दे दिए, मतलब ट्रिब्यूनल फॉर्म कर दिया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नॉर्मल कोर्ट आप जाके ट्रिब्यूनल में केस फाइल करो। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रिब्यूनल का? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस, ताकि जल्दी जल्दी केस खत्म हो पाए एंड बैंक अपने पैसे को रिकवर कर पाए। बट स्टिल टिल 1993 हम क्या सोच रहे थे कि भाई बैंक मन में आए वैसे काम तो नहीं कर सकता। अगर किसी पर्सन ने लोन रिपेमेंट नहीं किया है तो इन दैट केस जुडिशियली उसको जाना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट आप अलग से ट्रिब्यूनल के पास में जाओ। तो अब नॉर्मली ट्रिब्यूनल के पास में जाते हैं तो अगेन ट्रिब्यूनल क्या करेगा? 6 से 8 महीने साल भर में ऐसा मतलब कर पाएगा, केस को सॉल्व करके फटाफट डिस्पोजल कर पाएगा। तो इस इंटेंशन से 1993 में फॉर्म किया, राइट। नाउ अब ये एक्ट आया,
अब इसका जब इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं तो देखते देखते 7-8 साल बाद में 2002 में पता लगा कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इटसेल्फ में मोर देन 56,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े। एंड वो 56,000 केसेस में ही टोटल अमाउंट जो रिकवरी का पेंडिंग पड़ा है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पड़ा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीएस है। नाउ जिनसे हम रिकवर कर पाए हैं डीआरटी के थ्रू, so that amounts to only and only 4%, मैक्सिमम 4% तक ही हम रिकवर कर पाए हैं। मतलब 100 रुपए में से 4 रुपए आप रिकवर कर पा रहे हो। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सच एक्ट? इतने सब लोगों को आप लोन दे रहे हो, पब्लिक का पैसा, बैंक का पैसा उन लोगों के पास में जा रहा है एंड वो लोग आराम से बिजनेस कर रहे हैं, पैसे को उड़ा रहे हैं एंड रीपेमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट करके मैक्सिमम 4 रुपए पे कर रहे हैं। तो बैंक उस 4 रुपए से सर्वाइव कैसे करेगा? किसी और को लोन कैसे देगा? उन डिपॉजिटर्स को उनका पैसा रिटर्न कैसे करेगा? सो इंटरनली बैंक की हालत बहुत खराब होने लग गई। सो ये जो पूरा प्रोसेस था, पहले कोर्ट में जाना, फिर कोर्ट के बजाय ट्रिब्यूनल में जाना, सो इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो इन 2002 गवर्नमेंट ने फिर से एक नया एक्ट निकाला एंड दिस टाइम द नेम ऑफ द एक्ट वाज सरफसाई एक्ट। इस एक्ट का नाम ही खतरनाक था, लोगों को सुन के डर लगता था। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ऐसा सरफसाई एक्ट बना। तो इस सरफसाई एक्ट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होके इन्होंने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को राइट दिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर को राइट दिया कि भाई आप जाके बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आप सामने वाले पर्सन के असेट बेच सकते हो। मतलब बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो बैंक बदले में अपने पास में कोई सिक्योरिटी रखता है। समझो कोई घर गिरवी रखा हुआ होगा, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखा होगा। अगर वो पर्सन लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा तो विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन आप जाके उन असेट्स को सेल कर सकते हो और अपना लोन अमाउंट रिकवर कर सकते हो। तो देखो, जिस हिसाब से मैंने तुमको हिस्ट्री बताई तो तुमको यहाँ पे आके लगेगा कि भाई सरफसाई वाज अ वेरी गुड एक्ट। जिस टाइम 2002 में आया, बैंक्स और के लिए तो बूम हो गया कि भाई उनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, सीधे जाके रिकवर कर लेंगे। अगर वो रिपेमेंट नहीं कर रहा तो जो भी असेट और सिक्योरिटी पे दिया हुआ है उन असेट्स को बेच के बैंक अपना अमाउंट कैसे भी करके रिकवर कर लेगा। बट इवन इन सरफसाई एक्ट, सो देखो क्या होता था पॉइंट कि जैसे सपोजिंग लोन का ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट क्रॉस हुआ और उस पर्सन ने रिपेमेंट नहीं किया, तो इन दैट केस 60 डेज तक, सॉरी 90 डेज तक हम वेट करेंगे। ड्यू डेट से 90 डेज तक भी उसने पेमेंट नहीं किया, देन हम उसको क्लासिफाई करते थे जाके कि अब वो एक नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया। उस नॉन परफॉर्मिंग असेट के लिए अब बैंक क्या करता था, 30 डेज का नोटिस देता था उस पर्सन को कि भाई आप रिपेमेंट करो। बैंक को नोटिस देना जरूरी है, सीधे जाके किसी के बिजनेस को ऐसे हड़प थोड़ी सकता है बैंक। तो बैंक क्या करता, पहले नोटिस देता है 30 डेज का कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया है, अगर आप नहीं कर रहे तो आपका जो भी सिक्योरिटी है हम उसको एनफोर्स कर लेंगे। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, आपने जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट दिया हुआ है वी विल एनफोर्स दैट पर्टिकुलर थिंग अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया तो, राइट। तो अब 30 डेज का बैंक को नोटिस देना जरूरी था। नाउ 30 डेज का नोटिस देने के बाद में अब सामने वाला पर्सन 60 डेज के अंदर रिप्लाई करेगा कि वो रिपेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो रिपेमेंट करेगा या नहीं करेगा, उसको 60 डेज का टाइम मिलता था। एंड वहां पे उस पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया या पेमेंट का तरीका नहीं बताया, देन बैंक जाके खुद सेल कर सकता था। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं देखूं तो 6 से 7 महीने का पीरियड निकल गया। अगर बैंक को खुद को भी मतलब सेल करना है तो कितने टाइम बाद में होगा, 6 से 7 महीने बाद में जाके बैंक उसको सेल कर पाएगा, राइट। नाउ अभी हम सेल करते टाइम पे कैसे बेचेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोजिंग एक शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसके बहुत सारे एसेट है। तो अब मैं जाके उसको इंडिविजुअली तो एसेट बेच नहीं सकता कि ये एसेट किसी को बेच दिया किसी को बेच दिया। पूरा की पूरा शुगर इंडस्ट्री मतलब खरीदने वाला कोई बायर भी तो होना चाहिए। सो बैंक को राइट तो दे दिया कि बैंक जाके बेच सकता है, बट उसके लिए बायर मिल पाना वॉज वेरी डिफिकल्ट कि उन एसेट्स को खरीदने के लिए बायर ही जनरली नहीं मिल पाता, राइट। सो अगर बायर नहीं मिल रहा, सेल नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली टाइम प्रोसेस हो ही जा रहा है। एंड जो एक इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट लग रहा था कि विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन बैंक को हमने पावर्स दिए कि बैंक जाके सेल कर सकते हैं मार्केट में उन एसेट्स और को, उसके बाद भी हमारा रिकवरी रेट इस
तरीके से और वर्स्ट होता गया कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के जो एनपीएस थे इन द ईयर 2002, जो 1 लाख करोड़ के एनपीएस थे, ये बढ़ के ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ तक पहुंच गए। 16 लाख करोड़ के एनपीएस हो गए। यानी इंटरनली देखो, तुमको बैंक्स दिख रही है, बैंक के इतने ऑफिसेज दिख रहे हैं, बैंक में काम करने वाले इतने लोग दिख रहे हैं, और पिछले अगर 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखोगे, कितनी सारी बैंक एक दूसरे के अंदर मर्ज होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल होना मुश्किल है। एंड जिनका मर्जर और पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो बैंक्स बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं और पीछे बेचारा वो डिपॉजिटर बैठ के रोता रहता है। तो अगर हमने इस पूरे प्रोसेस में ये 16 लाख करोड़ का रिकवरी अगर नहीं किया, प्रॉब्लम क्या होगा? बैंक के पास किसी न्यू पर्सन को लोन देने के लिए पैसा नहीं है, एंड जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स है उनको भी बैंक रीपेमेंट नहीं कर पा रहा। सो एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री मतलब एक मजाक बन के रह गया है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सर्टेन पीपल जो लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था विजय माल्या का, तो विजय माल्या himself has 9,000 करोड़ ऑफ डेट पेंडिंग, एंड दिस 9,000 करोड़ एक अकेले बैंक से नहीं, उसने 13 बैंक से लोन लिया हुआ था, 13 बैंक, जिसमें एसबीआई itself was having 1600 करोड़ का अमाउंट। क्लियर? 1600 करोड़ अकेले एसबीआई का अमाउंट था जो रिपेमेंट नहीं हुआ। अब रिपेमेंट के लिए समझो फॉर एग्जांपल उसके असेट को बैंक ने अपने कंट्रोल में लिया, से गोवा में उसका एक बंगलो था जिसको बेचने के लिए ऑक्शन निकालेंगे, तो ऑक्शन में भी कितना खर्चा लगता है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट किया, तो पहले टाइम उन्होंने जो रेट रखा कोई बिडिंग करने ही नहीं आया, दूसरे टाइम रेट रखा कोई बिडिंग करने ही नहीं आया, फिर उन्होंने अमाउंट को और कम किया, एंड फाइनली किसी एक पर्सन ने वो घर को उसके बंगलो को परचेज किया। बट उस बंगलो को जिसकी वैल्यू समझो, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता बट मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि जहां मुझे 200 करोड़ मिल सकता था, हार्डली एंड हार्डली 40% के करीब कुछ रिकवर हो पाया। तो उतना ही अमाउंट बैंक रिकवर कर पाया, तो बैलेंस अमाउंट तो बैंक के लिए एक तरीके से बैड डेट से बनता गया। तो ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डिले हो रहा है, मतलब 6 से 7 महीने बेचने में जो टाइम प्रोसेस जा रहा है, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। एंड रिकवरी मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाता है अगर इतना टाइम गैप निकल जाता है, एंड उन असेट्स के लिए पे करने वाला कोई पर्सन नहीं मिलता, क्योंकि इंडिविजुअल असेट बेचना एंड उसका रिकवरी करना इज वेरी मतलब लाइक डिफिकल्ट, एंड एज अ होल उस बिजनेस को कोई खरीद ले तो उसके लिए एक सफिशिएंट हमें बायर भी तो मिलना चाहिए। तो ये सारा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, एंड इन सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए मतलब अब एक रिक्वायरमेंट आया कि वी नीड समथिंग अ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन। एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन चाहिए जिसके कारण हम इन एनपीएस को रोक पाए। क्लियर? इन एनपीएस को रोक पाए। सो अगेन अगर मैं एक तुमको एग्जांपल के वे से बताऊं, तो इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक दे आर परफॉर्मिंग परफेक्टली फाइन। उनके लिए एनपीएस इतने ज्यादा नहीं है, बट जितनी भी ये पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके एनपीएस 2015 से लेके एंड 2020 तक इट हैज राइजन बाय ऑलमोस्ट 12 to 16% एनपीएस बढ़ गए हैं। रीजन? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जो सामने आया, अब लोगों को डर लगने लग गया। देखो रीजन क्या है? जब तक हमारा लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लोगों को डर नहीं लगेगा। जैसे कि देखो अपने इंडिया में पर्सन क्राइम करने से पहले डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है सजा मिलते मिलते जब तक आएगा तब तक तो यूं ही मरने का बारी आ जाता है। बट यही अगर हम जैसे दुबई और साइड में देखेंगे, अरब कंट्रीज और में साइड में देखेंगे, मतलब एक छोटा सा पर्सन कोई जैसे चोरी भी करता है, सीधे पनिशमेंट क्या होता है? हाथ काट देते हैं। नाउ ऐसे पर्सन को देख के दूसरा पर्सन क्राइम करने से पहले 10 बार डरता है। ही इज नॉट एबल, मतलब उसको सोचेगा भी नहीं कभी क्राइम करने का, क्योंकि जिस तरीके का पनिशमेंट मिला वैसे पनिशमेंट देख के ही लोगों को डर लगने लग जाता है। राइट? तो जब तक वो लॉ का सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा लोगों के माइंड में वो डर नहीं बैठेगा। तो अब देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सबसे इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट में ब्रीफिंग बताता हूं कि इन्होंने क्या चेंज किया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। अगर बैंक की बुक में कुछ भी एनपीए बना तो सही में कैसे होता था कि हमको 90 डेज का वेट करना है,
90 डेज का हम नोटिस देंगे, मतलब 90 डेज तक हम उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं होने देंगे, वैसा रहता था प्रोविजन। तो जो ड्यू डेट था, अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ तो इन दैट सिनेरियो वेरी नेक्स्ट डे ये एनपीए में काउंट हो गया, राइट। नाउ अब यहाँ पे सिस्टम कैसा है कि इट्स नॉट दैट कि हम कंपनी को बंद करेंगे, तो जो भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी क्रेडिटर है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी क्रेडिटर्स है, तो उनके पास में राइट है कि ये लोग जाके उस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। मतलब बैंक जाके बिजनेस को मैनेज करेगा। तो क्या बैंक को बिजनेस मैनेज करना थोड़ी आता है, बैंक को बैंकिंग का काम आता है, वो शुगर इंडस्ट्री बैंक कैसे चला लेगा। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है, मतलब जैसे सीए है, सीएस है, सीएमए है, इन सब इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब लाइक पावर दिया है कि लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं, एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद में मतलब ये लोग सर्टिफिकेट देंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। तो ये एक एक्सपर्ट पर्सन है, तो ये जाके उस बिजनेस को मैनेज करेगा। मतलब एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, तो टाइम फ्रेम के अंदर इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को क्या करना है, इसको एक रिजोल्यूशन प्लान बनाना है। क्लियर, कि ये कैसे रिवाइव बैक करेगा। एंड वो रिजोल्यूशन प्लान, देखो पॉइंट क्या है, बैंक ने समझो किसी बिजनेस में 200 करोड़ का लोन दिया हुआ है एंड सामने वाला पर्सन कुछ भी रिपेमेंट नहीं कर पा रहा, उसको बंद कर देंगे तो ज्यादा में ज्यादा हम 60 करोड़ रिकवर कर लेंगे, 70 करोड़ रिकवर कर लेंगे, पूरा 200 करोड़ तो रिवाइव हो ही नहीं पाएगा। एंड वो पर्सन आके बैंक को बोले मुझे और लोन दो, तो बैंक देगा ही नहीं उसको लोन। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये एक तरीके से रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा, एंड जैसे ये बैंक को बोलेगा कि चलो अपन है ना 40 से 50 करोड़ इस बिजनेस में और इन्वेस्ट करते हैं, इस तरीके से फंक्शन करेंगे, अगर बिजनेस चलेगा तो रिकवरी पॉसिबल है, बिजनेस बंद हो गया तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। सो दे विल कम आउट विथ अ रिजोल्यूशन प्लान, एंड वो रिजोल्यूशन प्लान क्रेडिटर्स जैसे अप्रूव करते हैं। इफ इट वर्क आउट, कंपनी को रिवाइव करने का हम ट्राई कर रहे हैं, बट कौन कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोग ट्राई कर रहे हैं। कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है विल सीज टू फंक्शन, एग्जिस्टिंग प्रमोटर साइड में बैठ जाओ, डायरेक्टर साइड में बैठ जाओ। अब ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, बैंक इसके थ्रू उस बिजनेस को रन करेगा, 4 साल, 5 साल, 8 साल, मतलब आराम से उस कंपनी को चलाएंगे, अपना पूरा अमाउंट रिकवर कर लेंगे, एंड बाद में उन लोगों को वापस हैंड ओवर कर देंगे हु वर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मतलब बिजनेस ही थोड़े टाइम के लिए लिया, एंड एक प्रोफेशनल पर्सन उस बिजनेस को चलाएगा एंड अपना अमाउंट रिकवर करेगा, एंड देन उसके बाद में बिजनेस वापस से हैंड ओवर कर देंगे। बट सपोजिंग वो रिजोल्यूशन वर्कआउट ही नहीं कर पा रहा, मतलब हमको थोड़े टाइम बाद में जाके पता लगा पॉसिबल ही नहीं है कंपनी को रिवाइव बैक करना, तो इन दैट केस सीधे जाके कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो, इमीडिएटली बंद कर दो। मतलब ज्यादा टाइम वेट नहीं करना, कोर्ट में नहीं जाना, बिना कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के सीधे यहाँ पे वाइंडिंग अप हो जाएगा, बिना कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के वाइंडिंग अप। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास में ऐसा पावर रहता है। समझ में आया पॉइंट क्या है, क्लियर है यहाँ तक। सो अब देखो क्या है पॉइंट, रिपीट फिर से, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास पावर है कि वो जाके वाइंडिंग अप कर सकता है अगर वो रिजोल्यूशन प्लान वर्कआउट नहीं कर पा रहा तो। क्लियर है यहाँ तक। नाउ सो दिस इज हाउ इंसॉल्वेंसी इज एग्जैक्टली, मतलब लाइक कैसे फंक्शन करता है। हम यही अंदर जाके इन डेप्थ ईच एंड एवरी प्रोविजन देखने वाले हैं। बहुत सारे सेक्शन से इसके अंदर, इनिशियली जब एक इंट्रोड्यूस हुआ था खाली 50 to 59 सेक्शंस एप्लीकेबल थे। मतलब इसका वेटेज टॉपिक का मैं खाली यहाँ से बता रहा हूँ कि 2016 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, 2017 2018 में इसका एग्जामिनेशन में खाली 10 मार्क का वेटेज था। नाउ अभी 18 ऑनवर्ड्स अगर देखोगे तो 50 मार्क का तो तुम्हारा फिक्स पोर्शन है ही, एंड साथ में जो लोग ऑप्शनल में भी इस पेपर को ऑप्ट करते हैं, सो टोटल मिला के 150 मार्क का वेटेज ये अकेला टॉपिक होल्ड कर रहा है आउट ऑफ योर 900 मार्क। सो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर हम देख रहे हैं पिछले अगर 5-6 साल की हिस्ट्री उठा के देखोगे, मोर देन 74,000 कंपनीज को शेल कंपनीज डिक्लेयर करके गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, राइट। जिन कंपनीज में ऑपरेशंस नहीं थे, नाम सीधे स्ट्राइक ऑफ, इतना रिजिड एक्शन लिया है। आज कोई भी पर्सन, जैसे मतलब यहाँ पे क्या इंसॉल्वेंसी में एक पावर है, किसी भी पर्सन का 1 लाख से ऊपर का अमाउंट ड्यू है तो वो क्रेडिटर जाके
कभी भी इनिशिएट कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई देखो ये मेरा पेमेंट नहीं कर रहा, खाली 1 लाख का पैसा ड्यू था, एंड वो जाके एप्लीकेशन कर देगा, तो वो जो प्रमोटर्स है उनके हाथ से उनका बिजनेस जा सकता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, सपोजिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी है, एंड किसी का 1 लाख का पेमेंट नहीं किया, एंड वो क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी के अंदर जैसे एप्लीकेशन कर दे, खाली 1 लाख रुपए के लिए उसके हाथ से उसके बिजनेस का कंट्रोल जा सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आके बिजनेस को मैनेज करके रिकवर कर लेगा। क्योंकि जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे उतना जल्दी हम रिकवर कर पाएंगे। मैंने जैसे बताया था कि बिफोर आईबीसी 2016 से पहले इंडिया का रिकवरी रेट वाज एज गुड एज 29%। इसका मतलब क्या था, अगर हमारे 100 करोड़ के डेटर्स होंगे ना, तो हम 29 करोड़ ही रिकवर कर पाते थे, बाकी का पैसा डूब जाता था। बट यही कंपैरिजन में अगर हम जापान के अंदर देखते थे, तो जापान के अंदर रिकवरी रेट वाज एज गुड एज 95.2%। मतलब अगर कोई पर्सन ऐसे कुछ डिफॉल्ट करता है, तो इन दैट केस उसके बिजनेस पे कंट्रोल लेके इमीडिएटली रिकवर कर लेते थे। तो 100 में से 95.2 रिकवर हो गया, यानी मैक्सिमम लॉस गया 4%। कहाँ एक तरफ आपका 71% पैसा डूब रहा है एंड कहाँ पे 4% पैसा डूब रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्योंकि जापान के अंदर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा डिफॉल्ट करता है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 6 मंथ्स के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। या तो आप पेमेंट करो, नहीं तो आपका बिजनेस आपके हाथ से गया, असेट्स को बेच के रिकवर कर लेंगे। तो जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना ज्यादा रिकवरी पॉसिबल है। एंड जब से ये 2016 के बाद से इंसॉल्वेंसी कोड आया है, हमारा 29% से रिकवरी गया 53%, एंड अभी की डेट में एज गुड एज हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 70% रिकवरी रेट के करीब पहुंचे हुए हैं। 70% ऑफ द अमाउंट अपना रिकवर हो जाता है, समवेयर अराउंड 68 के करीब एग्जैक्ट फिगर है, बट 70 के अप्रोक्सीमेटली रिकवरी है। रीजन, क्योंकि वो प्रमोटर्स और जो पहले लोन रीपेमेंट मजे से बैठे रहते थे, रीपेमेंट क्या कर लेगा कोर्ट हमारा, बैंक क्या कर लेगा, आज की डेट में उनके माइंड में डर है, नहीं किया अरे वो लोग आके हमारे बिजनेस पे कंट्रोल ले लेंगे, हमारा बिजनेस हमारा होते हुए भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो लोग मैनेज करेंगे, एंड देन हमें हमारा बिजनेस जब वो रिकवर हो जाएगा लोन तब वापस मिलेगा। तो कितने लोग तो डरते डरते लोन रिपेमेंट कर देते हैं कि अरे उस बड़ी कंपनी के साथ ऐसे एक्शन हो गया तो हमको कोई कौन कैसे छोड़ेगा। समझना पॉइंट क्या है? तो बिकॉज ऑफ दैट रिकवरी रेट स्ट्रांग हो गया है एंड बहुत सारा अमाउंट हम रिकवर कर पाए हैं, राइट। तो इंसॉल्वेंसी कोड का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका जो मेन पर्पस एक बोला जाता है, द मेन पर्पस वाज टू प्रोवाइड एन इजी एग्जिट रूट। इजी एग्जिट रूट, नाउ इस कंसेप्ट को भी मैं अच्छे से समझाता हूं। जैसे सपोजिंग तुम लोग सीएस बन गए, ठीक है। नाउ सीएस बनने के बाद में यू डिसाइडेड दैट कि तुम अपना कुछ एक बिजनेस चालू करोगे। सो सपोजिंग तुमने 50 से 5 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 5 करोड़ इन्वेस्ट करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। एट द एज ऑफ 24 यू स्टार्टेड योर बिजनेस, क्लियर। एट द एज ऑफ 24 तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। नाउ नॉर्मली कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में 2 से 3 साल तो लग ही जाता है, तो हम ऐसा बोलेंगे 2 to 3 years तो एक जेस्टेशन पीरियड होता है, राइट। 2 to 3 years इज अ जेस्टेशन पीरियड। अभी 3-4 साल बाद तुम्हें लग रहा है कि अरे नहीं यार ये बिजनेस वायबल नहीं है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा और ये मतलब बंद करना है मेरे को बिजनेस। तो जेन्युइनली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मतलब लाइक 5 करोड़ तुमने इन्वेस्ट करा था, तुम्हारे पास में समझो अभी भी 4.5 करोड़ 4 करोड़ थे, तुम अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हो। बट हम बोलते हैं कि नहीं, बंद करने के लिए सिंस इट वाज अ कॉर्पोरेट फॉर्म आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है, एंड वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के लिए वी हैव टू गो फॉर वाइंडिंग अप प्रोसीजर अंडर कंपनीज एक्ट। अब वो वाइंडिंग अप होने के अंदर एक एवरेज मतलब जो था 6.2 years was the average। एक कंपनी को बंद होने में इंडिया में कितना टाइम लगता था? 6.2 years। मतलब अगर मैं उस एवरेज को, एवरेज है, किसी को 15 साल भी लगता है, 10 साल भी लगता है, तो कोई 2-3 साल में भी हो जाता है, एवरेज इज 6.2 years। तो अभी देखो 24 साल में तुमने बिजनेस चालू किया, तुम 27-28 हो गए तब तुमको लगा तुम्हारा बिजनेस नहीं चल सकता, अगले 7 साल तुम्हें तुम्हारी कंपनी बंद करने में और लग जाएगा। यानी इन अदर वर्ड यू आर ऑलमोस्ट 35 to 36 years ऑफ एज, एंड यहाँ पे तुमको पता लग रहा है तुमने आज तक तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। रीजन, जिस बिजनेस को चालू किया था उस बिजनेस को अब जाके बंद किया है,
एंड यहाँ पे जाके तुम सोचो तुमको नया बिजनेस चालू करना है, तो तुम्हारा माइंड तो पूरा इन सब फॉर्मेलिटीज में ही ऑक्यूपाइड रह गया। वेयर एज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, सो व्हाई नॉट मेरे को इमीडिएटली चांस दे टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कि मैं एटलीस्ट अपने माइंड को यूज करके कुछ अर्न कर पाऊं, राइट। सो अब यहाँ पे मतलब एक कंपनीज एक्ट में से भी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को हटा दिया है, कंपनीज एक्ट में से भी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को हटा दिया, एंड उस वो भी सारा किधर इंक्लूड हो गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में इंक्लूड हो गया। नॉट 100% इज रिमूव, बट जनरली वो जो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का प्रोसीजर था वो भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के पार्ट में आ गया, कि अगर एक पर्सन को खुद को लग रहा है उसका बिजनेस नहीं चल रहा, तो ही कैन गो एंड मेक एन एप्लीकेशन टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एनसीएलटी, कि भाई मैं मेरा बिजनेस नहीं चला पा रहा, मुझे बिजनेस बंद करना है, तो मैं इमीडिएटली एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के थ्रू अपने बिजनेस को क्लोज कर सकता हूँ। मुझे वो प्रॉपर पूरा वाइंडिंग अप प्रोसीजर फॉलो करने का वेट करने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन सेव दैट मच ऑफ ईयर एंड मैं अकॉर्डिंगली पूरा ऐसा फंक्शन कर सकता हूँ, राइट। सो सी, सबसे पहला पॉइंट, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जो भी एक्ट थे, कि अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है, सॉरी, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है तो हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेते थे, हम उस पर्सन के बिजनेस को बंद करने का ट्राई करते थे। वी यूज टू शट हिज बिजनेस। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा लेके और उसने पेमेंट नहीं किया है, हम उसको एक मतलब ऐसे नजर से देखने लग जाते थे कि ये पर्सन मतलब आई विल से कि मतलब लोगों का पैसा खा रहा है, मतलब ऐसा लोगों के माइंड में उसकी इमेज ही पूरी चेंज हो जाती थी अगर वो पर्सन डिफॉल्ट करता है तो, राइट। सो वहां पे हमारे पास में क्या ऑप्शन लगता था, डिफॉल्ट किया मतलब इसको बिजनेस करने का कोई राइट नहीं है, इसके बिजनेस को खत्म कर दो। नाउ द पॉइंट इज, अगर बिजनेस को खत्म कर दिया तो पैसा डूबना ही डूबना है। समझ में आया पॉइंट क्या है? सो सिक्का एक्ट ऐसे ही फंक्शन कर रहा था, डीआरटी ऐसे ही करता था, सरफसी ऐसे करता था, बट आईबीसी कोड यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लेके आ रहा है कि भाई अगर वो पे नहीं कर पा रहा, हम देखेंगे उसको कैसे किस तरीके से उसके बिजनेस को रिवाइव कर पाए। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर द रिवाइवल प्लान, एंड अगर रिवाइवल नहीं हो पाया देन वी विल गो फॉर एंडिंग अप द बिजनेस। यानी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आईबीसी में हमेशा क्या होगा कि हम उस बिजनेस को रिवाइव करने का ट्राई करेंगे कि लोग अपने पैसे को मतलब उस बिजनेस को वापस से रिवाइव कर पाए, बिजनेस कर पाए। क्योंकि अगर रिवाइवल होगा, बिजनेस चलेगा, तो ज्यादा अमाउंट रिकवर होगा रेदर देन क्लोजिंग द बिजनेस। अगर मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लूं तो जैसे विजय माल्या है, इंडिया छोड़ के भाग गया, देन उसके बाद में नीरव मोदी है, तो इन दैट केस वो भी इंडिया छोड़ के भाग गया। तो वैसे ही हम देखते हैं कि जैसे सुब्रमण्यम स्वामी करके है, तो वहां पे उसके भी बिजनेस में लॉसेज है, बट वो इंडिया से भागा नहीं है। तो अभी वो गवर्नमेंट को सामने एक ही पॉइंट रखता है कि भाई देखो मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं कि भाग रहा हूं, बट द पॉइंट इज जेन्युइनली मैं रिपे नहीं कर पा रहा, क्या करोगे? मुझे जेल में डाल दोगे। तो जेल में डालने से क्या तुम्हारा पैसा रिकवर हो जाएगा? क्या पॉसिबल ही नहीं है, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा तो रिकवर कहां से कर पाऊंगा। तो इन दैट केस अगर जेल में डाल देते इज नॉट एन ऑप्शन, रेदर आप मेरे साथ में बैठ के कुछ ऐसा तरीका निकालो, वो गवर्नमेंट को ही बोल रहा है, मेरे साथ में बैठ के कुछ ऐसा तरीका निकालो कि मेरे बिजनेस को सर्वाइव कर पाए, रिवाइव कर पाए, तो इन दैट केस मैं सबका पेमेंट कर पाऊंगा एंड बिजनेस वापस फंक्शन हो पाएगा। बट मेरे बिजनेस को बंद कर देना, मुझे जेल में डाल देना, आप जुडिशियल प्रोसेस में जाओगे तो आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। ये लो मैं आपके सामने हूं, मेरे को जेल में डाल दो एंड रिकवर कर लो मेरे बिजनेस से जितना होता है, आपको पूरा पेमेंट तो रिकवर नहीं हो पाएगा। वेयर एज मेरे पास में फाइनेंशियल क्राइसिस है, बट मेरा माइंड अभी भी वैसे ही चलता है फॉर डूइंग बिजनेस। सो उस पर्सन के लिए स्पेशली अभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैसे कि जेल के अंदर उसको एकदम हाई क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। जेल के अंदर ही उसका एक जैसे ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे उसके सीईओ, उसके एमडी आके उससे मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो वो जेल में बैठा बैठा अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू रिवाइव बैक हिज बिजनेस। कहाँ कहाँ से उसको फंडिंग देके मदद कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। अगर सर्वाइवल कर पाया तो पॉसिबल है कि रिकवर हो जाएगा। और अगर मेरे को वो चांस दिया, आई एम एटलीस्ट ट्राइंग कि मैं रिकवर करके पे करूं, इन लोगों की तरह नहीं हो कि सीधे छोड़ के ही भाग गया कि जो करना है कर लो। तो अगर मुझे जेल में भी डाल दोगे तो कुछ रिकवरी नहीं हो पाएगा। सो इट इज बेटर दैट लेट मी ट्राई एंड रीपे। तो पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इसी चीज पे फंक्शन कर रहा है
कि कोई तरीके से आप अपने बिजनेस को वापस से रिवाइव बैक कर पाओ। एंड अगर वो रिवाइवल पॉसिबल नहीं है तो इन दैट केस हम आपके बिजनेस को बंद कर देंगे। समझ में आया पॉइंट क्या है? सो थ्रू आउट हम इतने सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, किसने चालू की, मतलब कौन एप्लीकेशन कर सकता है, क्या प्रोसीजर है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होगा, कैसे अपॉइंट होगा, क्रेडिटर्स कैसे डिसीजन लेंगे, कब बिजनेस को रिवाइव करेंगे, कब बंद करेंगे, किसके पास होगा। तो ये सारा चीज हम इंसॉल्वेंसी में पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले इसका बेस होना जरूरी था। तो अगर हम देखें स्टार्टिंग से अभी तक व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ कोड, तो देखो हमने देखा 1985 के अंदर सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट आया। नाउ इन द ईयर 1993 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आया। इन द ईयर 2002 सर्फसाई एक्ट आया। क्लियर? सब जने एक ही जगह ऑब्जेक्टिव एक ही तरह फंक्शन कर रहे थे। एंड 2013 के अंदर कंपनीज एक्ट आया। कंपनीज एक्ट का स्पेसिफिकली प्रोविजन कौन सा है? वाइंडिंग अप रिलेटेड प्रोविजन। तो इतने सारे वेरियस, ये तो मैंने खाली बैंकिंग कंपनी वाले एक्ट बताए, तो इतने सारे वेरियस ऐसे एक्ट बने हुए हैं। एंड सपोजिंग कोई बैंक, एक पर्सन ने 4 बैंक से लोन लिया हुआ है, सपोजिंग कोई बैंक सरफसाई में गया, कोई कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप के लिए गया, तो ये दो जगह केस चालू है। अब एक जगह केस चालू है तो दूसरी जगह जाके वहां पे वो बोलेंगे केस पे स्टे लग जाएगा, वो डिसीजन नहीं आएगा, बाद में सुनेंगे, तो कितना सारा लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो इसके लिए आईबीसी कोड को सबसे पहला पॉइंट, इन सब चीजों के एक्ट के ऊपर हमने एक ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। सो दिस एक्ट इज notwithstanding anything contained in any other act। क्लियर? बाकी सब एक्ट को भूल जाओ, notwithstanding anything in any other act। क्लियर? तो इन सब चीज को साइड में रख के कभी भी डिस्प्यूट होगा इन सब एक्ट में और आईबीसी में, प्रोविजन ऑफ आईबीसी प्रिवेल करेगा। क्लियर? प्रोविजन ऑफ आईबीसी विल प्रिवेल। क्लियर है यहां तक? नाउ अब पॉइंट ये है कि इतने सारे जुडिशियल फंक्शंस अगर सेटअप में हैं तो इन सबको ऐसे ही बंद कर दें। गवर्नमेंट ने पहले उनको सेटअप करने में इतना एक्सपेंसेस किया, तो इन सबको ऐसे ही बंद कर देंगे तो इन दैट केस फंक्शन कैसे होगा? तो इन दैट सिनेरियो इन्होंने कैसे स्मार्टली यूटिलाइज किया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, इनके लिए अगर कोई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का मैटर आता है तो वो मैटर जाएगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। डीआरटी अब क्या कौन सा मैटर हैंडल करेगा? खाली इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म वाले। एंड कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है इंक्लूडिंग एलएलपी, तो इन सब के मैटर्स किसके पास में जाएंगे? तो अभी कंपनीज एक्ट में जो अथॉरिटी एनसीएलटी अपॉइंटेड था उसके पास में जाएगा। सो हम ऐसा जहां पे भी वर्डिंग पढ़ेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसके पास में मैटर जाएगा? तो इन डेट केस इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म है तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। कॉर्पोरेट और एलएलपी है तो इन डेट केस हम ऐसा बोलेंगे कि एनसीएलटी के पास वो मैटर जाएगा। क्लियर यहां तक? रिपीट, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए डीआरटी के पास जाएगा एंड कॉर्पोरेट एलएलपी का मैटर किधर जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी के पास में जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा इस मतलब लाइक इंसॉल्वेंसी हो क्या है। सी अल्टीमेटली मैंने कुछ भी पढ़ाया नहीं है आज आईबीसी में, मैं खाली तुमको बेस दे रहा हूं कि ये एक्ट एग्जैक्टली क्यों आया, व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। तो हमने जैसे एनपीए की बात करी थी, तो फिर से रिकलेक्ट करते हैं। परफॉर्मिंग असेट मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर बैंक को उसका इंटरेस्ट और लोन रिपेमेंट टाइमली मिल रहा है, उसको परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं। एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब क्या? वो पर्सन जो लोन लेके इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा या लोन में डिफॉल्ट कर रहा है, ड्यू डेट पे लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा, उसको एनपीए बोल रहे हैं। एनपीए के कारण क्या प्रॉब्लम अराइज होगी? बैंक के फंड्स कम हो गए। बैंक के फंड्स कम हो गए तो किसी और को लोन देने के लिए फंड्स नहीं बचे, और बैंक के पास भी पैसा खुद का नहीं था जनरल पब्लिक का, तो जनरल पब्लिक को रिपेमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं बचा। तो इंटरनली बैंक खोखला हो गया, किसी को पे नहीं कर पा रहा है, तो हाउ विल दे एग्जैक्टली फंक्शन? सो इस पूरे प्रोसेस में जब से डीआरटी आया, सर्फसाई आया एंड आईबीसी आया, गवर्नमेंट क्या करने का ट्राई कर रहा है? गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग बैंक्स को पावर देने का कि तुम्हारा खुद का पैसा है, तुमने सिक्योरिटी लिया है, अगर सामने वाला पर्सन पे नहीं कर रहा, वी हैव गिवन यू पावर, चलो कोर्ट में नहीं अलग जगह जाओ ट्रिब्यूनल में, चलो खुद ही रिकवर कर लो। नाउ
खुद बिजनेस को चलाओ, नहीं चल पा रहा तो इन दैट केस बंद करके रिकवर कर लो। तो ये सारा तरीका मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने सारे प्रोविजन बनाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमें हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। समझ में आया पॉइंट क्या है यहाँ तक? सो दैट इज द रीजन आईबीसी बना है। नाउ अब इसको मतलब लाइक अच्छे से समझने के लिए मैं तुमको दो चीजें दिखाता हूं। हम पहले बेस वाले पार्ट में चल रहे हैं, पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ तक अगर तुम में से किसी को भी कुछ डाउट है या कुछ कंसेप्ट या कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इन दैट केस मेरे से पूछो। कुछ भी डाउट है तो अभी तक मेरे से पूछो। Sir, I rise to support this bill which has been moved by the Honourable Finance Minister. In fact, I must compliment the Finance Minister and his ministry for having brought about this law, because this is already belated. I say it is belated because we've had different experiments, file an action before. We had attempted to the sick we stand confronted with a situation of the sick units which was brought about in 1985. The Act doesn't appear to have improved. I attempted to collect certain figures which have been referred to both by Mr. Sibal and Mr. Ashwani Kumar in very useful comments that they have made on this bill. The situation, in fact, today is a little worse than is evident from what their figures are. Before the debt recovery tribunals, where we thought there would be an expeditious methodology, where instead of moving to courts, you move to a tribunal, and tribunal not being bound by judicial procedures, but only being bound by the principles of natural justice would expedite. We also thought that the recovery mechanisms would be much faster. And in the year 2002, we have a situation where before the debt recovery tribunals, a total number of cases which have been filed by banks and financial institutions as on 31st of March 2002 is 56,988.
the total claims as a result of these claim petitions is 1,08,665 crores, close to 1,10,000 crores. That's approximately 1/4 of what the national budget is. What we have managed to recover in the last 9 years, and against these 1,665 crores, in terms of decrease on paper. Why I say decrease on paper? Because values of assets depletes, assets have been squandered away by defaulters. So what decrease have been obtained as against these 1,08,000 odd crores is only 18,556 crores. To get into the BIFR to make sure that the creditors are denied their dues. 792 were held not maintainable after a hearing. So almost 2,085 were not maintainable. And in the last 15, 17 years that this law has been in force, the total number of companies which actually got out of sickness were only 292. Out of 5,059 which approached, this mechanism that we developed in 1985, which seriously requires a reconsideration, only 292 have been able to revive out of the sickness. The other were either misused, references were not maintainable, or which are pending for years. And the number of pendency, if we look at it, since 1987, there are even today in the last 15 years, 22 references which are still pending. This was an expeditious methodology of revival of companies. Since 1988, 12 are pending. Since 1989, 19 are pending. And as of today, 1,508 are pending. And therefore, this mechanism itself has not succeeded. Of these companies which are pending there, which we are trying to revive out of their sickness, and these are at the end of the day, whether in the private sector or the state sector, these are national assets. These may be monies of banks, these may be monies of financial institutions, these may be monies of investors, these may be dues of workers, these may be dues of revenue. These are all monies of, these are national assets which are lying blocked. The net worth of these companies, which is pending there, is about 2,30,000 crores. But their accrued losses are something close to 4 lakh crores. That's 3,88,000 crores. This then, sir, is the methodology by which we are today locked in a situation where how do banks and financial institutions which are पीछे देखो दोनों लोग बैठे हैं, उनको कुछ मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है. उतनी देर तो वो सिर पकड़ के बैठा था. पार्लियामेंट के लोग हैं ये सारे. To revive the economy by lending money, by investments, who themselves are confronted with a situation that they've lent their monies. And today they have actually in the last 9 years, through the existing mechanism, being able to get back only 4% of it, except those honorable creditors. And See, what exactly happened is, हम खाली 4% ही recover कर पाए. Clear? Their houses are going to be taken possession of, these gentlemen are going to be on the roads. And therefore, debtors are now chasing the creditors and pleading with them because of a new legal regime which is being created and asking for a settlement. The second consequence which this law seeks to avert, sir, is that banks and financial institutions which would be rendered themselves sick because there is no efficacious mechanism for recoveries of their monies back, are now in a position to at least get their monies or some proportion of that money by taking over those assets. See, what he is trying to say कि देखो sick companies अगर बैंक प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाए, उनको मेथड बना के नहीं दिया, तो what exactly will happen is बैंक खुद sick बन जाएगा. And selling those assets. The defaulters who enjoyed a legal regime that they could indefinitely delay the proceedings through judicial mechanism, that facility now has been taken away. And lastly, values of all secured assets, mortgage assets, which has depleted. In the last 7-8 years, there has been a fall in real estate prices all over the country. Therefore, even when banks legitimately at the time of giving loans took securities, they are today confronted with a situation that the actual value of those securities has been depleted because the value of real estate in this country has gone down. And therefore, if they have to wait for the next 10 years before they can go through a court and then take possession of the asset and sell the asset, the values go down.
This handicap, the banks and financial institutions will not be confronted with. So one criticism of this bill that I have read in newspapers, in fact, Mr. Sibal, while supporting this bill, I can't say that was a criticism. He made this suggestion at the very outset that we are now thinking of a new legal system whereby we avoid a judicial intervention. Let me say this is not the first time that this has happened in this country. We had existing models available where we were avoiding judicial intervention, and creditors, both private and financial institutions, were entitled to take over their assets. For instance, the State Financial Corporations Act. Every state has a financial corporation that gives monies to various private sectors and small industries. When there is a default under Section 29 of that Act, even without judicial intervention, there is a power available with the financial institution to go and take over the assets. This is a time-tested mechanism on basis of which SFCs have worked. ये 2002 में फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, ठीक है। इन्होंने उस टाइम पे सरफसाई एक्ट लाने के लिए डीआरटी और सिक्का को इतना गलत बताया कि सब बेकार था, ये था, मतलब सब इन्होंने पूरा वो सिचुएशन डाला, ठीक है। नाउ अभी मैं तुम लोगों को एक मिनट एक और चीज बताता हूँ। Mr. Deputy Chairman, sir, I'm extremely grateful to who have participated. 2016 में वापस से अरुण जेटली फिर से अभी सामने आए, ठीक है ना। तब से अभी तक में क्या चेंज हुआ बताओ तुम लोग। थोड़ी देर पहले देखा था ना अभी अरुण जेटली को। बस सबका एक ही नजर जाएगा कि उनके बाल चले गए। वो था सरफसाई के लिए और ये है अभी आईबीसी कोड के लिए कि आईबीसी कोड में मतलब क्या रिस्पेक्टिव चेंजेस। In this discussion on the bill which was initiated by Mr. Chidambaram, I must also express my gratitude to all the members who have broadly supported this bill while raising certain issues which I take it are in the nature of well-intended suggestions which have been made. And keeping that spirit in mind, I would like to respond to some of the issues which have been raised. So it's true, as Mr. Jairam Ramesh mentioned, that the insolvency and bankruptcy is an area in which it's only in the recent years that we have chartered into this area. And therefore, for all of us, it's a learning experience. We encounter situations that we had not anticipated. See, sentence क्या है? हमने सिक्का बनाया, हमारे लिए ट्राई एंड एरर था। हमने डीआरटी बनाया क्योंकि सिक्का वॉज फेलियर। हमने सरफसाई लाया क्योंकि डीआरटी वॉज फेलियर। आज मैं आईबीसी ला रहा हूँ बिकॉज सरफसाई इज अ फेलियर। हम ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे। यानी तुम में से कोई अगर 5-6 साल और अगर साथ में सीएस करने वाला है, में भी हम कोई दूसरा लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। And as we move further, we will certainly require evolution as far as our laws and procedures are concerned. We may even learn from our mistakes and correct them. And I see, नेशन वाइड ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लॉ बनाते हैं, बट चेंजेस रिक्वायर्ड है, क्या करें। I think since it's a new area that we have chartered into, it's quite likely to happen.
And therefore, I take that suggestion that he made in the right spirit. And I do hope we don't have to come back to this house very frequently. But if we do, certainly it would be with the best of intentions so that we are able to resolve this problem which is confronting this country. What is the essence of this problem? If we just detach it from the political arguments which on both sides we are frequently advancing and just look at it from the point of view, you need a strong banking system in order to support growth. You need banks which are able to lend money to large industry, to infrastructure projects, to small industry, for educational loans, for farmers, etc. Because this is all a part of the management of the economy, that you need a robust banking system which will do that. There was a period in our economy where banks, and if I assume an argument in their favor, probably for some reason thought that these are some of the expanding sectors and therefore they can afford to lend in those areas. They have heavily lent in certain areas. And it is here that we must understand this problem of haircuts. When they lent in certain areas, what are the kind of companies that they lent to? There are functional companies which own large assets, large companies, large factories. And therefore, those loans are guaranteed by a certain amount of asset backing which is there. There are trading companies which only had receivables, and those receivables have not come. There are EPC contractors who were dealing in areas where they encountered business difficulties or some other factors impacted on their business, maybe their own mistakes. And therefore, there were no large assets except the projects that they were undertaking. And therefore, we are confronted, at least for me, it's a legacy issue, that we are confronted with a situation where banks have led to a large number of companies. Some have assets or securities to back that up. Some have very little or almost negligible. How do you then resolve this problem? Under our old system, which was the conventional system, the banks would go to a civil court and file a suit, which would take an indefinitely long time. Then the DRTs were created, which became the alternative forum. Then we experimented with SICA. It worked to some extent, didn't work significantly. And then we tried laws like Sarfazi, which did have some effective implementation. But notwithstanding all that, this regime was considered to be insufficient. You had insolvency provisions, or provisions relating to commercial insolvency, which was spread over various laws. For private individuals or partnerships, you had provincial insolvency acts in several states, which were almost non-functional. SICA had almost reached a deadlock situation. It was not moving forward. The Companies Act had a provision where in cases of inability to pay debt, a commercial insolvency would be presumed and people would file petitions, either get paid or the company will go into a winding up process, where also you received, as Mr. Chidambaram said, the company would be sold in bits and pieces and you received very little. And therefore we conceived of this insolvency and bankruptcy code, which was more comprehensive. And the object really is that once there is a commercial insolvency created, either a commercial operating creditor or a bank or the RBI could direct the bank, or the debtor himself could move to the National Company Law Tribunal, pleading a commercial insolvency. And for that commercial insolvency, an
insolvency professional would be appointed to take over the company. He would then weigh the assets and liabilities, and thereafter a resolution would be attempted. And in that resolution, as Mr. Naresh Agrawal said, the first effort would be to resolve and preserve the asset, so that the country doesn't lose a plant or a factory or a company. And if a resolution is not possible, then you go in for the ultimate remedy of dissolution. This is the situation. We have now started that resolution process, and in certain big cases, we wanted to know how many cases are there. There are several hundreds of them, and almost more than 500 have been disposed of. And as Mr. Chidambaram would know, मैं लाइव एग्जांपल में दूं तो देखो जेट एयरवेज था, मतलब इतना इंडेप्टेड हो गया था, एंड एट द एंड मतलब ऐसा एकदम हो गया था कि कोई भी उसको 200-400 करोड़ का फंडिंग दे तो सर्वाइव बैक कर सकते हैं, बार बार उस पे था. बट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने सीधे बोल दिया इवन आफ्टर फंडिंग इट इज सीमिंगली डेट कि सर्वाइव हो पाना मुश्किल है. सो अल्टीमेटली वी वेंट टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ जेट एयरवेज की, जहाँ पे रिजोल्यूशन अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा, बेटर है कंपनी को बंद कर दो. मतलब इतने सारे बिडिंग प्रोसेस, अलग अलग तरीके, सब कुछ देखा, अगर रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, इट्स बेटर टू शट डाउन द कंपनी. बट फर्स्ट ट्राई हमेशा क्या, रिवाइवल. रीजन, क्योंकि सीधे सीधे अगर हम कंपनी बंद कर देंगे, मतलब एक तो बिजनेस जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट, लोगों का पैसा डूबेगा. तो उससे बेटर है कि अगर कैपेबिलिटी है तो मे भी शायद जो लोग इन कंट्रोल है वो उस बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे. सो लेट अस ट्राई, मतलब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करके एंड उस बिजनेस को सर्वाइव रिवाइव करने का ट्राई करेंगे. एंड इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, अगर उसके बाद भी वो नहीं सर्वाइव हो पा रहा है, तो इट्स बेटर है कि उसको इमीडिएटली बंद कर दो. वहां पे कोर्ट में जाके जुडिशियल रिव्यूज और उन सब का वेट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो फॉर फाइंडिंग अ प्रोसेस एंड जितना हो सकता है रिकवर कर लो. बट फर्स्ट ऑप्शन शुड ऑलवेज बी रिवाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. There are a lot of creditors used to use even the commercial insolvency procedure in the Companies Act. So similarly, they are using this procedure. They will file a petition if there is no repayment of debt. And once a settlement takes place, the petition is disposed of. So over 500 petitions have been disposed of also with these kind of settlements. So really numbers will not be. Now you have, broadly, if I may say, two categories of cases. The big cases I am referring to, not the small ones. I'll deal with the small cases of MSME that Mr. Jairam Ramesh mentioned. And I may just mention that what Mr. Ramesh said, the point is real and I take that suggestion. We are seized of it. What do you do with the MSME sector? With regard to the MSME sector, the Insolvency Legal Committee has already been looking into this issue, that do we require a separate set of regulations to deal with them. They've been asked to give their report within 3 months, and once that recommendation comes, we'll apply ourselves to it, and if necessary, come back to this house if any changes are required to deal with the MSME sector. So much for the MSME sector. With regard to these large cases which are pending, they are broadly in two categories. These are companies which own large assets, functional plants and factories which are functioning. And there are those companies which were either trading companies or EPC contractors who have very little assets and very little securities to back this up with. There may be virtually no takers for a number of them. Or if somebody else comes and takes it over, he may just like to take it for a very low price. And if we impose the kind of conditions as was suggested, that you must pay the full amount, then those people, nobody will come and buy those companies itself. Now the object really is that as far as these asset owning companies are concerned, that we must fetch the best possible price. मतलब see, what he is exactly trying to say is, अगर आप बिजनेस को बेचने जाते हो, आपको बायर भी तो कहाँ मिलता है. इतने बड़े लेवल का बिजनेस बाय करने के लिए मतलब बायर को भी तो नॉलेज होना चाहिए. और इंडिविजुअली एसेट बेचने जाओगे तो वो कुछ भी नहीं मिलता है, हार्डली कुछ रिकवर हो पाएगा. तो उस कंपनी में जहाँ इंटरनल पोटेंशियल है, तो हम फर्स्ट क्या ट्राई कर रहे हैं, उसी कंपनी को फंक्शनिंग बनाने का ट्राई कर रहे हैं. सो दैट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. What was the object behind this amendment? Effectively, what was going to happen is,
that in the bidding process, and we looked at the global models, both kinds of models exist in other parts of the world. Here is a management of a company. They may be guarantors, they may be corporate debtors, they will be people who are in charge of the management. Some may be even accused of having siphoned out money. The company has gone into insolvency. Once the bidding starts, the same promoters come back. And the same management would come back into management. The same set of people would come back into management. Nothing would change. Those who ran the company to the ground and insolvency would be back in management after paying 40, 50, 60% or 70% of the amount. Nothing would change except that the creditors have taken a haircut. Now, is this kind of a system to be permitted in the Indian insolvency proceedings? And I'm glad to know that not one person in this house has said that this should be permitted. This house in one voice has said that these people should be excluded. Now, if we exclude these people, so there was no ineligibility condition. So when we started putting the ineligibility conditions, there is a point which has been made by Mr. Chidambaram and some others, that are some of these conditions a bit too wide. For example, चलो, हमने मोस्टली देखा कि जो हम कंसेप्ट देख रहे थे कि भाई क्या है एग्जैक्टली इंसॉल्वेंसी के पीछे, ये सारा हम वापस से एक बार रिकैप्चुएट करते हैं. प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम में? इंक्रीजिंग एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज होता है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको बोलेंगे? कोई भी एसेट, मतलब बैंक के लिए एसेट क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस, जिन्होंने लोन दिया है. सो फार एज दे आर पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन टाइम, इट इज अ परफॉर्मिंग एसेट. बट अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है. तो अब उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक के पास में सिक्योरिटी पड़ा है, उनके एसेट है, तो पहले क्या प्रोसीजर होता था? उनको जुडिशियल सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा. मेरा खुद का पैसा मैंने उसको बिजनेस करने के लिए दिया, वो रिपेमेंट नहीं कर रहा और मैं कोर्ट के जाके चक्कर निकालूं. मतलब पूरा सिस्टम ही वैसा बना हुआ था अपने इंडिया में. तो सबसे पहले सिक कंपनीज को रिहेबिलिटेट करने के लिए सिक्का एक्ट आया 1985 में. फिर ये जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स थे इसको कम करने के लिए डीआरटी एक्ट आया 1993 में. इससे भी जब रिकवरी नहीं हो पा रहा, खाली 4% ऑफ द केसेस ही जैसे सॉल्व हो पा रहे हैं, तो सरफेस ही आया कि भाई चलो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका खुद का पैसा है, उनके पास में सिक्योरिटी है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट वो लोग खुद ही रिकवर कर सकते हैं. बट इवन इन सरफेस आई बैंक सीधे ऐसे एक्शन नहीं ले सकता था. पहले 90 डेज वेट करेंगे, फिर 30 डेज का नोटिस देंगे, फिर 60 डेज में रिप्लाई करेंगे एंड फिर एक्शन लेंगे. तो जितना टाइम गैप निकल जाएगा, रिकवरी मुश्किल हो जाएगा. एंड उस रिकवरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता था? क्या मैंने जैसे बड़े कॉर्पोरेट को लोन दिया हुआ है, तो उस बड़े कॉर्पोरेट के बिजनेस को सेल कर पाना इज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि सामने कोई ऐसा पर्सन तो होना चाहिए जो उतना अमाउंट का बिजनेस परचेज कर पाए. एंड मोर ओवर अगर हम इंडिविजुअली पीसेज में उसको सेल करेंगे तो कुछ भी रिकवर नहीं हो पाता था. सो टू सम एक्सटेंट, बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ 6 months एंड बिकॉज ऑफ दिस लार्ज कॉर्पोरेट्स, सरफसाई भी एक तरीके से फेलियर होने लग गया. एंड हमारे एनपीएस मतलब इंक्रीज होके कितने सारे, मतलब ऑलमोस्ट 15-16 टाइम्स इंक्रीज हो गए. पीएसयू बैंक्स सबसे ज्यादा वर्स्ट है, 16 to 7% एनपीएस के साथ में सबसे हाईएस्ट ट्रैक पे ग्रोथ हो गया है उनके, मतलब एनपीएस के अंदर. व्हेयरएज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर परफॉर्मिंग वेल. नाउ पीएसयू बैंक्स में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डालता है, आप इतने स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन दो, इतने फार्मर्स को लोन दो, ऐसे लोन दो, तो क्राइटेरिया है. अब लोन दे देते हैं और वो लोन रिपेमेंट नहीं करते तो वो एनपीएस बनते जाएंगे, एंड इंक्रीजिंग एनपीएस के कारण पूरे सिस्टम के अंदर जैसे प्रॉब्लम होएगा, राइट. एंड अब नॉर्मली हम बिजनेस को बंद भी करने जाएं तो बंद करने के अंदर भी 4-5 साल लग जाएंगे, एंड 4-5 साल बाद में क्या रिकवर होएगा? वो नेग्लिजिबल कुछ अमाउंट बचता है. सो जो हेयरकट हुआ, हेयरकट का मतलब क्या है? मैंने किसी को 100 रुपए दिए, मेरे को इन रिटर्न वापस 70 मिल रहा है, तो 30 इज अ हेयरकट फॉर मी. तो ये हेयरकट का जो बर्डन है सारा क्रेडिटर्स के ऊपर जाता जा रहा है. मतलब
एंड व्हाई शुड दे, मतलब क्रेडिटर्स के ऊपर क्यों जाना चाहिए? उन्होंने पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए एंड उनको ही हेयर कट बेयर करना पड़े, तो इन दैट केस मतलब क्या वो लोन देने का? एंड अगर ज्यादा हेयर कट होगा तो ये लोग आगे लोगों को लोन देना बंद कर देंगे, लोन देना बंद कर देंगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, एंड एग्जिस्टिंग जो लोग हैं जिन्होंने डिपॉजिट किया था उनके पास में, उनको रिपेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सारा बैंकिंग सिस्टम को एक तरीके से अंदर से खोखला कर देता है दीज एनपीएस। सो इन सब को एकदम सिंक्रोनाइज करने के लिए सारे एक्ट को कॉमन में करके एक कोड बना दिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। समझ में आया पॉइंट क्या है इसका? बहुत मतलब मेन इंपैक्ट क्या है? आई विल से व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव आईबीसी का क्या है। सबसे पहले तो ये होगा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स। नाउ फर्स्ट हम क्या जाते हैं, वी आर ट्राइंग फॉर रिवाइवल ऑफ द कंपनी, एंड जहां पे रिवाइवल पॉसिबल नहीं है देन वी गो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? हम पहले कंपनी को रिवाइव करने का ट्राई करेंगे। सो इसके लिए बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल ले लेंगे, वो लोग अपना एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेंगे, दे विल मेक आउट अ रिजोल्यूशन प्लान, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्लान बना के बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और को बताएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलेंगे उनको कि उनको बताएगा, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव करेगा देन दे विल प्रोसीड विद दैट प्लान एंड कंपनी को रिवाइव करने का ट्राई करेंगे, एंड अगर कुछ भी रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है सीधे जाके वाइंडिंग अप का डाल देंगे। देन इंसॉल्वेंसी के कारण सबसे इंपॉर्टेंट आया इजी एग्जिट रूट, कि अगर कोई पर्सन वॉलंटरीली भी अपना बिजनेस बंद करना चाहता है तो आईबीसी के जाके अंदर बिजनेस बंद कर सकता है। रीजन क्या था? जितना जल्दी बंद करेगा असेट से ज्यादा रिकवर होगा, बट वही अगर वाइंडिंग अप करने में उसको 4 से 5 साल लग जाएगा तो उसके लिए रिकवरी डिफिकल्ट होने लग जाएगा। सो इजी एग्जिट रूट भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स जिसके कारण पूरा आईबीसी आया हुआ है, एंड दिस इज द मेन बेस ऑफ द एक्ट, कि माइंड में हमको पता हो कि हम क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, तब अभी अंदर की सब चीजें हमको समझ में आएगी। यहां तक सबको क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन मेरे से क्वेश्चन पूछोगे रिगार्डिंग दिस, अदरवाइज वी आर ओवर फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन सब कैसे कैसे हैं उस पर फोकस करेंगे। आज का लेक्चर पूरा बेस था, नेक्स्ट लेक्चर विल आल्सो बी सम काइंड ऑफ बेस, एंड उसके बाद हमारी मेन करिकुलम स्टडी जैसी पढ़ाई स्टार्ट होगी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की। क्लियर? सो इफ यू हैव एनी डाउट्स मेरे को मतलब लाइक माइक ऑन करके पूछ सकते हो तुम लोग। इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट, नो डाउट लिख दोगे चैट बॉक्स में तो भी चलेगा। चलो ओके देन, दिस वाज द मेन बेस। हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर और थोड़े कंसेप्ट पढ़ेंगे विच विल बी मोर फोकस्ड ऑन आईबीसी, एंड देन उसके बाद करिकुलम रिलेटेड स्टडीज अपन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।